यहाँ पे ना हमारे को हमेशा याद क्या रखना है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देते हैं हम, जिसको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस को। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस आप हमेशा ही यूज करोगे, इसका इस्तेमाल हर एक इक्वेशन में करना, ठीक है। और आपको इसको अपनी मसल मेमोरी में डालना है कि आपको हमेशा क्या करना है, यूज इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ना आपको दोनों केसेस की, चाहे मोहर हो चाहे फिर मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमने बात करनी है किसकी, हमको सारे शेयर पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है, द शेयर पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है। ये शेयर पैरामीटर्स क्या हो गए, जैसे कि सी हो गया या फिर जो हमारा फाई हो गया, दीज आर द शेयर पैरामीटर्स। और क्या हो गए, सी डैश हो गए, फाई डैश हो गए। आगे आगे जाके आपको एक और चीज भी पता चलेगी, दैट इज द सी यू या फिर फाई यू, ठीक है, सी डी या फिर फाई डी। अच्छा ये क्या होते हैं, ये भी मैं अभी बताता हूं आपको कि ये क्या होते हैं, आगे जाके हम इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, लेकिन यहीं पे बात करते हैं इसकी हम, ठीक है। जब मैंने आपको बोला था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोहर फेलियर एनवेलप या फिर मोहर कूलम फेलियर एनवेलप की जब मैं बात करूंगा, तो हमने सबसे पहले क्या बोला था कि हमारे को एक क्या बनाना पड़ेगा, मोहर कूलम फेलियर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मोहर कूलम फेलियर, ठीक है। ये चीज आपको पता है कि दिस इज द मोहर कूलम फेलियर। और मैंने बोला था कि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो या तो सी पे होता है, जो भी हमारा वाई एक्सिस का कट है, दैट इज बीइंग नोन एज अ सी, राइट। तो यही चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि जो हमारा वाई एक्सिस का कट होता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ सी, उसको क्या बोलते हैं हम, द कोहेजन, ठीक है ना। ये चीज आपको पता है। और क्या होती है हमारे पास, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पाई हो गया, वाई एक्सिस का कट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। मैंने बोला था कि जो हमारा मोहर फेलियर एनवेलप है या फिर मोहर कूलम फेलियर एनवेलप जो है, वो होली डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो सॉइल के आने वाली जो भी स्ट्रेंथ है, यानी सी है जो भी फाई है, इनकी वजह से आने वाला जो भी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। माई क्वेश्चन इज कि क्या सी और फाई भी किसी पे डिपेंड करते हैं, क्या वो सी और फाई भी है जो किसी सॉइल के पैरामीटर्स है, यानी जो उसके शेयर पैरामीटर्स है, कोहेजन हो गया फिर फ्रिक्शन एंगल हो गया, क्या ये भी, या फिर फ्रिक्शन एंगल सॉइल का ये हो गया, या फिर जो हमारे सॉइल का बिहेवियर हो गया और जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्या ये सब भी डिपेंड करते हैं या फिर ये इंडिपेंडेंट है, बताओ मुझे। क्या ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली नॉट, दीज आर नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि सी और फाई कांस्टेंट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो सी और फाई है वो कांस्टेंट है किसी एक टर्म के लिए, किसी एक सॉइल के नेचर में, वो ठीक है, वो ठीक बात है कि कोई अगर जो मैं सॉइल लूंगा, इस सॉइल में अगर जो कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसमें वाटर कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सैंपल के लिए जो मोहर फेलियर एनवेलप होगा वो भी चेंज नहीं होगा। इतनी चीज आपको पता है। पर जैसे मैं बात कर रहा हूं सी और फाई की, सी और फाई क्या करता है, चेंज करता है। वो जैसे हम किसी बात करें शेयर, दीज आर द शेयर पैरामीटर्स, आपको एक जानना जरूरी कि दीज आर द शेयर पैरामीटर्स। कोहेजन या फिर फ्रिक्शन एंगल हो गया, या फिर सॉइल का जो बिहेवियर है या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये सभी चीजें काफी ज्यादा डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे। जैसे कि टेस्टिंग मेथड, आपने टेस्टिंग मेथड का क्या मतलब है, टेस्टिंग मेथड का मतलब है, जैसे मैंने सी यू फाई यू लिखा है, डी लिखा है, ये लिखा है, तो दो चीजें आती है टेस्टिंग मेथड में। क्या, या तो कोई भी केस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक बॉक्स है और यहां पे भी हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सॉइल डाल दी, लेट अस अज्यूम कि मैंने सॉइल ए और सॉइल बी यहां पे मैंने डाल दी, सॉइल ए सॉइल बी, सेम सॉइल मैंने यहां पे डाल दी है, ठीक है। सेम सॉइल मैंने डाली है, सेम कंटेनर है, बस फर्क इतना है कि एक कंटेनर जो है वो परफोलेटेड है, यानी इसमें क्या है, छेद है, ठीक है ना, इसमें क्या है, छेद है। अब मुझे बताओ कि जब मैं इन दोनों पे लोड लगाऊंगा, जब इन दोनों पे लोड लगाऊंगा, तो बताओ मुझे क्या डेवलप होगा। आप ये चीज जानते हैं कि जो सॉइल ए है या फिर जो सॉइल बी है, दोनों में ही क्या डेवलप होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। ये चीज मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताई थी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो है वो दोनों में रहता है, लेकिन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या है, दोनों में डेवलप होता है। तो यहां पे भी अगर जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा और यहां पे भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, सेम सॉइल है तो सेम चीज होगी। क्या यहां पे जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहां पे जो डेवलप हुआ है, क्या वो चीज ड्रेन होगी, क्या ये यहां का भी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यानी यू आई है, क्या वो एक्सपेल आउट होगा इस केस में ए में, क्या वो एक्सपेल आउट होगा बी में। तो डेफिनेटली जो आप ए को देख रहे हो, ए में पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर, क्योंकि ये ऐसा कंटेनर है जिसमें कोई भी छेद नहीं है। अगर जिसमें कोई भी छेद नहीं है ना, तो ये सॉइल में आप जितना लोड लगाओगे वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, जो लोड होगा वो लोड डिस्ट्रीब्यूट किस किस में होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में होगा। पहली बात तो एक तो सॉइल के जो सॉलिड्स पार्टिकल है वो कंसिस्ट करेंगे इस लोड को, ठीक है, प्लस जो ये पानी हुआ है, ये जो पानी है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या है, ऊपर से आने वाला प्रेशर जो यूआई में कन्वर्ट हुआ है, तो पानी भी क्या करेगा, थोड़ा सा लोड, मतलब पानी जो है वो ओवरऑल लोड लेगा। अनटिल और अनलेस आप उसको ड्रेन नहीं होने दे रहे हो तो यूआई क्या नहीं होगा, एक्सपेल आउट नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है और अच्छे से आपको बताइए चीज। क्या केस बी में भी सेम चीज होगी, नहीं,
यहां पे भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप तो होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हमारा ड्रेन आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा केस है, ये केस क्या है, ये केस ऐसा केस है जिसको हम क्या बोलते हैं कि यहां पे जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो अनड्रेन्ड कंडीशन है। ये पूरा क्या है, अनड्रेन्ड कंडीशन, यहां पे पानी जो है वो बाहर नहीं निकला है। और ये वाला केस क्या है, इट इज द ड्रेन्ड कंडीशन, ड्रेन्ड कंडीशन। तो ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए, जो भी मैंने बताया। क्यों बताया अभी लग जाएगा आपको पता, ऐसा क्यों है। तो जैसे ही हम अनड्रेन की बात करते हैं तो मुझे बताओ कि अनड्रेन में आपको जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में दिख रहा है, सॉलिड और यूआई में। क्या ड्रेन कंडीशन में भी सेम चीज दिखने को मिलेगी? क्या जो भी लोड ऊपर से आया वो सारा का सारा पानी ही लेगा या फिर सॉलिड भी लेंगे? तो डेफिनेटली जब हम ड्रेन कंडीशन की बात कर रहे हैं, ड्रेन कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही लेगा। क्या लेगा? वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही लेगा, क्योंकि बाहर हम ये अलाउ कर रहे हैं कि सॉइल से पानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को हम बाहर निकाल सके। तो जितना भी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सॉलिड में। तो सर इसका मतलब क्या है, आपने ये सब क्यों बताया? देखो मैं बता रहा हूं ना, जैसे अनड्रेन कंडीशन है, तो अनड्रेन कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा पानी है वो भी लोड ले रहा है। ड्रेन कंडीशन में क्या हो रहा है, पानी जो है वो लोड नहीं ले रहा है। एक चीज तो आपको पता लगी, जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि ऊपर से आने वाला जो हमारा टोटल स्ट्रेस, जो ऊपर से आने वाला हमारा स्ट्रेस है, जो ऊपर से आने वाला जो हमारा स्ट्रेस है, वो ड्रेन कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेन कंडीशन। तो जो भी हमारा स्ट्रेस ऊपर से आया है वो सारा का सारा ट्रांसफर किसको होगा, जो भी सॉइल के सॉलिड्स है उनको ट्रांसफर होगा, सॉइल के सॉलिड्स को ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिग्मा लिखूं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इफेक्टिव सिग्मा, है ना। इफेक्टिव सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। जो भी टोटल स्ट्रेस है ना, वो टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिग्मा विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इफेक्टिव। तो जैसे ही मैं ड्राई कंडीशन की बात करता हूं, ड्राई कंडीशन में भी तो सेम चीज होती है। अगर मैंने सैंड का पहले लिया था, तो सैंड में मैंने क्या बोला था कि सैंड में जब हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड जनरली क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी हाई होती है। अब सैंड की परमेबिलिटी हाई होगी तो फिर क्या होगा, जैसे ही सैंड की परमेबिलिटी हाई होगी, जैसे मैंने ड्राई सैंड में यहां पे बताया कि सिग्मा एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ओवरऑल बराबर किसके हो जाएगा, जो हमारा टोटल स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस है उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ड्राई कंडीशन में, यानी ड्राई सैंड में, हम बोलेंगे कि सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इफेक्टिव। इसी वजह से जो मैंने शेयर भी लिखा था, वो शेयर में मैंने क्या लिखा था, कई बार सिग्मा एन इफेक्टिव भी लिखा था। और आप बोल रहे थे कि सर आपने सिग्मा एन इफेक्टिव कैसे लिखा, तो सिग्मा एन इफेक्टिव मैंने ऐसे लिखा बिकॉज ड्राई कंडीशन में जो भी हमारे पास ऊपर से आने वाला स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल के सॉलिड्स लेंगे, पानी का उसमें कोई भी क्या नहीं रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो हम शेयर को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं कि जो शेयर आया है, उस शेयर की रेजिस्टेंस जो आया है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। और वही चीज क्या है, यहां पे भी समझ पा रहे हो आप कि जो भी लोड आया है वो लोड किसने लिया है, ड्रेन कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सॉइल के सॉलिड ले रहे हैं, यानी स्प्रिंग ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्प्रिंग एनालॉजी में बताया था। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अगर मैं अनड्रेन्ड की बात करूं तो ये जो हमारा स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस, वो सॉलिड प्लस यूआई ले रहा है, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, यानी पानी ले रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है, दैट इज द समेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस द पोर वाटर प्रेशर। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो जब भी हमारा अनड्रेन्ड कंडीशन आएगा तो आप क्या यूज करोगे, बताओ, टोटल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे। किसका करोगे, टोटल स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे। और जैसे ही ड्रेन कंडीशन आ गई, वहां पे क्या यूज करोगे आप, वहां पे हम यूज करेंगे क्या, द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अगर जो ड्रेनिंग कंडीशन में लेना है तो यू नो कि यू जो है वो जीरो है, तो हमारा टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये चीज ध्यान में रखना और हमेशा लिखना इसको कि आप टोटल स्ट्रेस ही लोगे, टोटल स्ट्रेस को आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। क्या कंडीशन दे रखी है, अगर हमारे को फील्ड में अगर जो हमारे को कंडीशन क्या है, अनड्रेन्ड की कंडीशन है, तो आप क्या लिखोगे, टोटल स्ट्रेस लिखोगे, टोटल स्ट्रेस लिखोगे। लेकिन अगर जो फील्ड में ड्रेन्ड कंडीशन है तो यू विल यूज इफेक्टिव स्ट्रेस। दोनों क्लियर हो गए। अब इन दोनों के केस में ही क्या होता है, हमारा सॉइल के जो शेयर पैरामीटर्स है, जैसे कि सी और फाई हो गया, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे टेस्टिंग, जो भी हमारा टेस्टिंग मेथड है उस पे डिपेंड करते हैं। आप टेस्ट अनड्रेन्ड कर रहे हो या फिर आप ड्रेन्ड कर रहे हो, देख के किसको, फील्ड कंडीशन को देख के। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम जनरली क्या करना चाहते हैं, फील्ड में कोई सॉइल थी, हम सेम चीज को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, कहां पे, लेबोरेटरी में, ताकि लेबोरेटरी में हम टेस्ट कर सके। समझ में आया, जैसे कौन सा हमारा ट्रायक्सियल टेस्ट हो गया, फिर डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया। तो इन सबको हमारे को करना है, लेकिन फील्ड को देख के। तो यही चीज को, सेम चीज को हमारे को रेप्लिकेट करना पड़ता है, ताकि हम वहां पे सेम स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सके। अगर जो आप अपनी मर्जी से करोगे तो फील्ड में जो हमारे पास रियलिटी में सॉइल होगी, उसका तो आप शेयर स्ट्रेंथ निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको ये चीज क्लियर होगी पहले तो, कि जो हमारा शेयर पैरामीटर्स है, दीज आर होली डिपेंडेंट अपॉन किसके ऊपर, सी और फाई जो है वो डिपेंड करता है टेस्ट, जो भी हमारा टेस्ट के मेथड्स है उन पे डिपेंड करता है। दूसरा, अब मैंने मान लिया कि सडन लोडिंग कर दी। अगर मैंने सडन लोडिंग कर दी और मान लेते कि यहां पे मैं ग्रेजुअली लोडिंग कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम कि दोनों सॉइल है, अब मैंने क्या कर दिया, सडन लोडिंग कर दी। यहां पे मैंने सडन लोडिंग कर दी, और एक में मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्रेजुअल लोडिंग कर दी। तो बताओ किसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट हो जाएगा, बताओ। तो ये केस कौन सा हो जाएगा कि जैसे ही आपने स्लो की बात की है, तो स्लो कैसे हो जाएगा कि स्लो में जो भी हमने सॉरी, ये क्या है, सडन है, सॉरी, है ना, ये क्या है, सडन है, और ये क्या है, ग्रेजुअल है।
जब भी हम सडन की बात करेंगे तो वो केस ही कैसा हो जाएगा, वो अनड्रेन्ड कंडीशन का केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सडन में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट होने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं कि डिसिपेट आउट होगा नहीं, होगा, पर उसमें जो टाइम लगेगा वो तो आपने दिया नहीं, सडन लोडिंग कर दी। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्लैब है, ठीक है, M20 की कोई स्लैब है। अब ये M20 की स्लैब कैसे बनी हुई है बताओ? ये इस तरह से बनी हुई है जो इसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा है। जैसे कि हमारी जो छत है, उस छत में क्या है, नॉर्मल है, उसमें कौन सा डेली पानी आ रहा है या फिर सडन लोड आ रहा है। मान लेते हैं कि अगर जो वो नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ओके है। मान लेते हैं अगर जिसको मैं पानी में डाल दूं, तो अगर इसको पानी में डाल दूं तो आपको पता है कि यहाँ की जो वीकनेस, यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट है वो वीक होने लग जाएगा। इसके अंदर जो स्टील बार्स है वो कोरोड होने लग जाएगी। उसकी वजह से जो शेयर है वो क्या, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हर एक कंडीशन में स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन जिस कंडीशन के लिए वो बनाया गया है, जिस कंडीशन के लिए वो सुटेबल है ना। तो स्ट्रेंथ क्या है वो चेंज होती रहती है डिफरेंट उस पे। तो वही चीज मैंने बताया कि सडन लोडिंग, अगर जो मान लेते हैं कि वही M20 की स्लैब में आपने आराम से क्या कर दिया, लोड लगा दिया, और दूसरे केस में आपने एकदम से लोड लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा लोड लगा दिया, तो उन दोनों के केस में आपको पता है कि कहां पे जो है फेलियर होने की संभावना है। क्या ये स्टेबल रहेगी? कोई जरूरत नहीं है वो स्टेबल रहेगी। क्या वो इसमें स्टेबल रहेगी? पंचिंग फेलियर से वो फेल हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसपे कि सी और फाई जो है मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं। वो क्या नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, दोनों चीजें। दूसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो होता ही है, जो भी मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो शेयर पैरामीटर्स है ये होली डिपेंड करते हैं, दीज आर नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? वही चीज मैंने यहां पे लिखी कि नोट नंबर क्या है कि शेयर पैरामीटर्स जैसे कि कोहेजन हो गया या फिर जो फ्रिक्शन हो गया आर नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल मास। ये चीज आपको पता लगी, ठीक है ना। और जो बिहेवियर है और जो हमारी स्ट्रेंथ है किसी भी सॉइल की, वो डिपेंड क्या करती है, वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे टेस्टिंग मेथड हो गया, टेस्टिंग मेथड में कौन कौन सा हो गया, एक तो ड्रेन हो गया या फिर अनड्रेन हो गया। लोडिंग टाइप्स क्या हो गए, एक तो ये ड्रेन अनड्रेन पता लगा। लोडिंग टाइप्स क्या हो गया, आपने सडनली लोड दिया है या फिर ग्रेजुअली लोड दिया है। और किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, वाटर कंटेंट क्या है उसका, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, उन दोनों पे क्या करता है, होली क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर हो गया जो भी मैंने यहां पे बताया। अब ऐसे ही आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर्स। अभी कौन से टाइप ऑफ शेयर पैरामीटर्स हैं, देखो सबसे पहला कौन सा है, अनड्रेन्ड। अनड्रेन्ड में क्या लिखा है, टोटल शेयर पैरामीटर्स। जब भी आप अनड्रेन्ड की बात करते हैं तो इसका जो यू है उसी के साथ आप सारे शेयर पैरामीटर्स निकालते हो, सी यू फाई यू। और क्या लिख सकते हो, नॉर्मल सी और फाई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो आप सी और फाई, क्योंकि जब हमने क्या बोला था, मोहर कूलम मोहर कूलम थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें जब हम शेयर लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे हम, सिग्मा एन tan phi लिखते थे कि नहीं। क्यों लिखते थे हम इसमें सिग्मा tan phi, क्योंकि हम बात कर रहे थे उस केस में अनड्रेन की कंडीशन में। अनड्रेन उस केस में हम क्या बात करते थे, अनड्रेन कंडीशन की बात करते थे। और अनड्रेन कंडीशन में जो लोड होता है वो दोनों लेते हैं, एक तो सॉलिड भी लेता है और साथ में कौन लेता है, हमारा पानी भी लेता है। तो ये दोनों केसेस की वजह से हम क्या लेते हैं, सिग्मा एन लेते हैं। तो यहां पे भी तो सेम चीज हो रही है, हम चीज यहां पे भी तो सेम कर रहे हैं कि अनड्रेन्ड में टोटल शेयर पैरामीटर्स लोगे आप, टोटल स्ट्रेस लोगे, ना कि इफेक्टिव स्ट्रेस लोगे। इतनी चीज क्लियर होगी, क्योंकि पानी जो डिसिपेट आउट नहीं हुआ है और वही चीज जो आपको रेप्लिकेट भी करनी है। इफ सैचुरेटेड सॉइल मास इज शेयर and soil is undrained, it means excess pore water pressure will develop in such a condition. Total stress should be used. टोटल स्ट्रेस को आपको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि पोर वाटर प्रेशर जो है वो डेवलप तो हुआ है पर वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? जैसे कि इन द फास्ट लोडिंग ऑन अ सैचुरेटेड क्ले और शॉर्ट टर्म लोडिंग कंडीशन अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइन। अब अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर्स कौन से होंगे, सी यू और फाई यू और सी और फाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज द ड्रेन्ड कंडीशन या फिर इफेक्टिव शेयर पैरामीटर्स। अब ड्रेन्ड में जो सारा लोड है वो कौन लेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस लेगा। तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, सी डी फाई डी और सी डैश फाई डैश का इस्तेमाल करोगे। सी डैश फाई डैश का इस्तेमाल क्यों करेंगे, बिकॉज मॉडिफाइड मोहर कूलम थ्योरी जो थी उसमें हमने क्या यूज किया था कि शेयर विल बी इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन इफेक्टिव tan फाई डैश। इसका इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया था इसका इस्तेमाल, क्योंकि सारा लोड कौन ले रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस ले रहा है, यानी सॉलिड्स ले रहे हैं। यहां पे सारा लोड कौन ले रहा है, दोनों ले रहे हैं, सॉलिड भी ले रहा है और यू भी ले रहा है। बस ये छोटी सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इफ द लोडिंग रेट इज स्लो और जो एक्सपल्शन ऑफ द यू है वो कंप्लीट हो चुका है ड्यूरिंग द शेयरिंग, देन द एक्सेस पोर प्रेशर बिकम्स जीरो इन दिस केस और कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस शुड बी यूज्ड। ठीक है, पता लगे दोनों चीजें जो भी मैंने यहां पे बताई। क्या इन दोनों में कोई भी आपको ऑब्सिक्यूटी है, यहां पे मैंने जो भी बताया। टाइप्स ऑफ शेयर पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, सी यू फाई यू, सी यू फाई यू और सी और डैश। इतना क्लियर हो गया। तो बताओ, अगर मैं कोई सैंड लेता हूं, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहां पे क्या लिए, एक सैंड लिए। ठीक है, सैंड लिए, तो बताओ मुझे, अगर फील्ड में हमारे पास सैंड है तो तुम कौन से वाले शेयर पैरामीटर का इस्तेमाल करोगे, कौन से वाले शेयर पैरामीटर्स का आप इस्तेमाल करोगे। क्या वहां पे आप सी यू फाई यू और सी डैश फाई डैश और या फिर आप क्या सी फाई और क्या आप सी डी और फाई डी, इन तीनों में से किसका इस्तेमाल करोगे। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। ठीक है, तो बताओ मुझे इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करोगे। अच्छा, चौथा ये भी है, तो बताओ 1 करूं, 2 करूं,
3 करूं या 4 करूं या फिर इनके कॉम्बिनेशन करूं, बताओ। तो जैसे ही आप सैंड को देखते हो ना, तो पहली बात तो सैंड की जो के है वो क्या है, यानी के जो है परमेबिलिटी क्या है वो ज्यादा है। लेट अस अज्यूम कि क्या है वो ज्यादा है, इसलिए जैसे ही लोड लगेगा, ठीक है, जैसे ही उस पे क्या लगेगा, सैंड पे लोड लगेगा, जैसे ही सैंड पे क्या लगेगा, लोड लगेगा, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सडन हो, चाहे वो सडनली हो, या फिर वो ग्रेजुअली हो, और ग्रेजुअली हो, सडन हो या फिर ग्रेजुअली हो, इसके लिए सिर्फ एक ही केस बनता है, एक ही केस बनता है सैंड के लिए। पहली बात तो आपने पानी यहां पे क्या कर दिया, आपने लोड लगा दिया, कोई भी लोड लगा दिया, स्ट्रेस ऊपर से आया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, डेवलप हुआ, डेवलप हो गया। अब यहां पे सैंड की परमेबिलिटी क्या है, हाई है, मतलब पानी जैसे ही इसमें भरा वैसे ही पानी क्या हो जाएगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यू आई वहां पे क्या है, जीरो है ना, है कि नहीं, चाहे सडन किया हो आपने, चाहे ग्रेजुअल किया हो, तो इससे बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जो हमारा यू आई है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल डिसिपेट आउट, ठीक है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिसिपेट आउट हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे कौन से पैरामीटर्स हमें को इस्तेमाल करने चाहिए। अगर फील्ड में ऐसी कंडीशन है तो लैब में कैसी कंडीशन हमें को डेवलप करनी चाहिए, बताओ। लैब में कैसी करनी चाहिए हमारे को, तो लैब में हमारे को कौन सी करनी चाहिए, लैब में हमें वहां वो वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी इस पूरी फील्ड को मुझे रेप्लिकेट करना है तो लैब में मुझे क्या चाहिए, सैंड का रियल बिहेवियर चाहिए, जो फील्ड का बिहेवियर है वही मुझे वहां पे चाहिए लैब में, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए मुझे कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, यस वेरी गुड, ड्रेन्ड कंडीशन लेनी पड़ेगी। ड्रेन कंडीशन मतलब पानी बाहर निकल चुका है, ड्रेन कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी कौन से शेयर पैरामीटर्स में इस्तेमाल करूंगा, फोर्थ वन मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, और कौन से वाले करूंगा, फोर्थ हो गया, और कौन सा करूंगा, 2 वाले इस्तेमाल करूंगा। तो समझ में आया, फील्ड में जैसी भी कंडीशन है उसको अगर जो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर जो मुझे उसको रेप्लिकेट करना है लैब में, तो मैं ड्रेन कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर हो गया दोनों चीजें जो भी मैंने आपको बताई। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सडन हो या ग्रेजुअल हो, आप क्या यूज करोगे, ऑलवेज यू विल यूज ड्रेन्ड कंडीशन, किसके लिए, फॉर द सैंड। ये जो 3 एरो है ना, ये आपको बहुत अच्छे बेस बनाएगा, सैंड, सडन हो, ग्रेजुअल हो, ड्रेन कंडीशन इस्तेमाल करनी है। क्यों करनी है, ये वाले चीजें लिख देना। और कौन से पैरामीटर यूज करने हैं, सी डैश फाइव डैश या फिर सी डी फाइव डी। सी डैश फाइव डैश क्यों यूज करना है, क्योंकि जब हमने मॉडिफाइड मोर कूलम थ्योरी किया था तो वहां पे सिग्मा एन इफेक्टिव जो है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर हो गया। अब आता है क्ले की बारी। जब मैं बात कर रहा हूं फील्ड में, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम कि जो हमारा फील्ड है, फील्ड में हमारा क्या है, क्ले है, फील्ड में क्या है, क्ले है, ठीक है। अच्छा क्ले है तो बताओ मुझे कौन से शेयर पैरामीटर का इस्तेमाल करूंगा, सी डैश और फाइव डैश, या सी और फाइव, या फिर सी यू और फाइव यू, या फिर सी डी और फाइव डी। इनमें से कौन सा इस्तेमाल करूं, 1 2 करूं, 3 करूं या 4 करूं, कौन सा करूं बताओ। अगर जो मैं क्ले को देखता हूं, अच्छा इतनी चीज तो आपको पता ही है कि कौन सा करना है, तो इसमें ना एक कैच है, इसमें क्या है, 2 तरीके के कैच है। कैसे, अगर तो मैं क्ले को देख रहा हूं किसमें, शॉर्ट टर्म में, यस लोडिंग के केस में भी, जब मैं 2 चीजें देख रहा हूं, जैसे कि टेस्टिंग मेथड, पहला तो क्या हो गया हमारा, हम मानते हैं कि अगर हमारा जो लोड है, लेट अस अज्यूम हमारा लोड जो है वो सडन है, लोड क्या है, सडन है, ठीक है, लोड क्या है हमारा, सडन है, और दूसरा लोड क्या है हमारा, ग्रेजुअल है, ठीक है। और ये तो लोडिंग कंडीशन होगी। दूसरा टाइम के साथ, अगर हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइम में, अगर हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड में, या फिर हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइम पीरियड में, तो इन दोनों के केस में हमारा जो कंडीशन लैब में जनरेट होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे, अगर मैं बात करूं सडन लोडिंग की, अगर ये हमारा क्या है, क्ले है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये क्या है हमारे पास, क्ले है, प्यारा सा क्ले का हमारे पास क्या है, एक सैंपल है। क्ले में तुमने सडनली सारा लोड दे दिया है, सडनली सारा लोड दे दिया है, तो बताओ मुझे जो इसका यू आई होगा, क्या वो डिसिपेट आउट हो जाएगा, क्या वो डिसिपेट आउट हो जाएगा, बताओ मुझे। अगर हो जाएगा तो बताओ कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो बताओ कैसे होगा। जैसे मैं क्ले के बारे में बात करता हूं ना, तो क्ले की जो के है वो क्या है, वो कम है, यानी क्ले की जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लो होती है। अगर लोड तो हमारा सडन हुआ तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यानी यू जो है वो क्या है, प्रेशर जो है इमीडिएटली डिसिपेट आउट नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, इट विल नॉट, मतलब इमीडिएटली डिसिपेट आउट नहीं होगा, डिसिपेट आउट नहीं होगा,
यानी डिसिपेट आउट, यानी उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जिसके कारण हम जो कंडीशन यहां पे लेंगे तो मतलब शॉर्ट टर्म में हम या फिर हम क्या बोले, जैसे कि हमारा सडन हुआ लोड, ठीक है, सडन हुआ, और साथ में जो हमारा शॉर्ट टर्म में अगर देखें, सडन में भी और शॉर्ट टर्म में भी, तो दोनों के केस में आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, जहां पानी हमारा डिसिपेट आउट हुआ ही नहीं है, तो वो केस कौन सा है, वो केस है हमारा अनड्रेन्ड कंडीशन। यस, तो आप लेबोरेटरी में क्या निकालोगे, क्या करोगे, अनड्रेन्ड कंडीशन को डेवलप करोगे, लैब में आप अनड्रेन कंडीशन को डेवलप करोगे। यानी आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग कि लोड जो है वो दोनों ने लिया है, दोनों ने लिया है, तो यहां पे कौन सा यूज होगा, सी एंड फाई यूज होगा, और क्या यूज होगा, सी यू और फाई यू इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। अगर कौन सा केस है हमारा, अगर हमारा सडन का भी लोड है, सडन लोड हो रहा है, सडन लोड हो रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। आपको पता है कि यूआई जो है वो होगा, ठीक है, वो तो सडन में भी होगा, वो ग्रेजुअल में भी होगा, लेकिन क्वेश्चन ये कि वो डिसिपेट आउट कब हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म में डिसिपेट आउट होता है, यानी उसकी परमिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इतनी चीज तो आपको क्लियर है कि परमिलिटी बहुत ज्यादा कम है, यानी इट विल टेक टाइम टू डिसिपेट आउट, है कि नहीं। तो अगर जब मैं लॉन्ग टर्म में देखूं, तो लॉन्ग टर्म में क्या यूज करूंगा, बताओ, लॉन्ग टर्म में आई विल यूज ड्रेन। यस, ड्रेन कंडीशन मुझे लेबोरेटरी में करनी है, तो ये किसके लिए हो गया, सडन लोडिंग के लिए हो गया। लेकिन जब मैं बात करूंगा लेबोरेटरी में वो कंडीशन लगाने की जहां पे ड्रेन कंडीशन, ड्रेन कंडीशन कब करूंगा मैं ड्रेन कंडीशन का इस्तेमाल, जब हमारा लोड जो है, जब हमारा लोड जो है वो ग्रेजुअल है पहली बात तो, और साथ में लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लोडिंग हो रही है उस पर, नहीं लॉन्ग टाइम पीरियड है ना, लॉन्ग टाइम पीरियड, लोडिंग नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर जो लोडिंग जो है वो ग्रेजुअल लोडिंग हो रही है और जो टाइम है हमने बहुत ज्यादा दिया है, तो वहां पे ड्रेन कंडीशन होगी। अगर ड्रेन कंडीशन होगी तो वी विल यूज सी, देन वी विल यूज क्या यूज करेंगे हम, वी विल यूज सी डैश और फाई डैश का इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करेंगे, और वी विल यूज, या फिर एंड वी विल यूज सी डी और फाई डी। क्लियर हो गया। बहुत ही मैंने अच्छी तरीके से सब कुछ बताया है। अगर जो मुझे इसको अपडेट भी करना है तो मैं बता दूंगा, पर इतनी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ड्रेन कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ड्रेन कंडीशन, अगर जो तुम क्ले के लिए देख रहे हो तो क्ले में तो दो केस आते हैं, एक तो हो गया सडन का लोडिंग का, या फिर शॉर्ट टर्म का, या फिर ग्रेजुअल का हो, या फिर लॉन्ग टर्म का हो। सडन अगर जो करेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा, डिसिपेट आउट नहीं होगा हमारा पानी इमीडिएटली, दैट इज वाई वी विल यूज अनड्रेन कंडीशन। अगर शॉर्ट टर्म का हमारा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, अनड्रेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म का होगा वी विल यूज ड्रेन कंडीशन, ग्रेजुअल लोडिंग होगी तो वहां पे डिसिपेट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या यूज करेंगे, ड्रेन कंडीशन यूज करेंगे। क्लियर हो गया सब कुछ जो मैंने यहां पे बताया। तो यहां पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको, अभी तक सब कुछ इजी जा रहा है सब कुछ यहां पे। क्यों, क्या ये सब कुछ ये भी पता लग गया हमारे को कि जब भी हम फेल जैसे रिजल्ट को हमको चाहिए तो लैब में भी हमें वैसे ही लोडिंग स्पीड, जो भी हमारे पास लोडिंग स्पीड है, जैसे ग्रेजुअल हो गया या फिर शॉर्ट टर्म हो गया, लोडिंग स्पीड हो गया, उसके सैचुरेशन हो गया, उसकी ड्रेनेज जो कंडीशन है, उन सबको रेप्लिकेट करना है। तो सैंड का बिहेवियर तो आपको पता ही है, वो क्या होता है, हमेशा ड्रेन्ड ही आता है। तो सैंड में तो हमेशा क्या याद रखना है कि वो ड्रेन कंडीशन रहेगा, लेकिन क्ले के लिए अप्रोच थोड़ी सी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। आपको देखना पड़ेगा सडन है कि ग्रेजुअल है कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। समझ में आया? यहां तक सब कुछ क्लैरिटी है हमारे को जो भी अभी तक हमने बात की है। अब मैं ना बहुत देर से और मतलब बहुत पीछे से ये बोलता जा रहा हूं कि जब हम शेयर पैरामीटर्स को निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर जो मुझे मोर फेलियर एनवेलप भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ट्रायक्सियल टेस्ट करूंगा जिससे कि मुझे कन्फाइनिंग प्रेशर और जो डेविएटर स्ट्रेस है वो दोनों के बारे में पता लग जाएगा। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता रखी है कि जो सिग्मा 3 है दैट इज बीइंग नोन एज अ कन्फाइंड प्रेशर, और जो सिग्मा डी है उसको क्या बोलते हैं हम, डेविएटर प्रेशर बोलते हैं, डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो यार मैं इतनी देर से जो ट्रायक्सियल टेस्ट बोल रहा हूं और इतना ज्यादा हम बात कर रहे हैं ट्रायक्सियल टेस्ट का, तो वाई ट्रायक्सियल टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो अब जो है वो ट्रायक्सियल टेस्ट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और वही हमारा क्या है, इस पूरे चैप्टर का जो मेन है और जो सबसे ज्यादा वर्सेटाइली यूज्ड होता है, जो कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, किसके लिए, सिग्मा 1 के लिए। और सिग्मा 3 की वैल्यू जो है वो हमें कहां से मिलेगी, वो हमारे को कहां से मिलेगी, ट्रायक्सियल टेस्ट से मिलेगी, ट्रायक्सियल टेस्ट से मिलेगी। तो ये ट्रायक्सियल टेस्ट जनरली है क्या, इसके बारे में जानना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको करते कैसे, कैसे परफॉर्म करते हैं, या फिर इसकी प्रोसीजर क्या है, या फिर ये चीज आई कहां से, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट, ये सब कुछ क्या है मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हम ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता लग जाता है आपको। इसके नाम से क्या पता चल रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या पता चल रहा है इसके नाम से। जब हम ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये कोई फील्ड टेस्ट नहीं है, इट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट। मतलब जो फील्ड में कंडीशन होगी ना उसी को डेवलप करना है हमको लैब में भी, और उसी के बेसिस पे हमें टेस्ट करने हैं। और सिग्मा 1 एंड द सिग्मा 3 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। क्लियर हो गया? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायक्सियल टेस्ट क्या है, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट अगर मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड वे में बोलूं तो वो क्या है, एक तरह का लेबोरेटरी टेस्ट है जो हर एक सॉइल में क्या, जो हर एक सॉइल जैसे कि हमारी सैंड होगी या फिर क्ले होगी, इसमें जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ या फिर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उन सबको निकालने के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। और ये जो टेस्ट है ना ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और एक्यूरेट है, और वाइडली क्या करते हैं हम इसको, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। किसमें, अगर जो मुझे शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का अगर जो मुझे टेस्ट करना है तो उसके लिए सॉइल इंजीनियरिंग में सबसे वाइडली यूज, वर्सेटाइल यूज, या फिर हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट जो हमें देता है वो कौन सा है, ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट है।
क्लियर हो गया? तो बेस तो बन चुका है हमारा ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट जनरली है क्या। अब बात करते हैं कि जो हमारा ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट है वो उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या उसके लिए हमारे को करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ता है, हमारे को एक सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल की प्रिपरेशन कैसे होगी, सबसे पहले एक सैंपल लो। हमारे को सैंपल क्या लेना है, हमारे को सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लेना है। क्या लेना है, वी हैव टू टेक द सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लेना है। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, डाया रहेगा। इतनी चीज तो क्लियर है कि इसका कोई ना कोई क्या रहेगा, डाया रहेगा। अब इसका जो डाया रहेगा और इसका जो लेंथ रहेगा वो भी तो हमारे को पता होना चाहिए। तो इसका ना एक रेशियो होता है। रेशियो मींस टू से मतलब कि अगर जो मैं बोलूं लेंथ डिवाइडेड बाय डाया का जो रेशियो है दैट इज 2:1। मतलब ये है कि लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय द डाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई हमारा डाया है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डाया है लेट अस से कि वो कितना है 38 mm है। ठीक है, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 76 mm। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं, अगर तुम्हें पता है कि 76 mm है तो डाया तुम इजीली निकाल सकते हो। तो ये रेशियो जो है किसके लिए, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी रेशियो जनरली क्या होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज एन एग्जाम्पल। आप इसको भी लिख सकते हो और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आप लिख सकते हो। लेकिन आपको सैंपल प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऐसा सिलेंड्रिकल, आपको क्या लेना पड़ेगा, ऐसा सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा, यानी L डिवाइडेड बाय D का रेशियो, जहां पे 2:1 है सॉइल सैंपल का। क्लियर हो गया, रेशियो क्या है। फिर ये आपने ले लिया, ठीक है, मान लेते कि हमने क्या कर दिया, ये वाला सैंपल जो है हमने ले लिया। अब क्या करना है, अब इस सैंपल को ना हमारे को एनक्लोज करना है किसमें, रबर मेम्ब्रेन में, जो इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन है। मतलब इम्पर्विसिव मतलब कि इससे ना तो इससे जो सामान अंदर है, फॉर एग्जांपल जो हमारा सॉइल है, ना तो वो इससे बाहर जाए और ना कोई भी बाहर की चीज, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है वो, ना वो बाहर की चीज क्या है अंदर आए, यानी ना ये अंदर आने दे रहा है ना ये बाहर जाने दे रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम क्या लगा रहे हैं, उसको एनक्लोज कर रहे हैं किससे, इम्पर्मिसिबल रबर मेम्ब्रेन से। क्लियर हो गया कि फिर हम क्या करते हैं, सैंपल को इम्पर्मिसिबल रबर मेम्ब्रेन से करते हैं। तो सैंपल हमारा क्रिएट हो गया, हमने एनक्लोज भी कर दिया इम्पर्मिसिबल रबर मेम्ब्रेन से, यहां पे लिखा इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन से हमने एनक्लोज भी कर दिया। तब हम क्या करेंगे, उस सैंपल को हम पुट करते हैं कहां पे, प्रेशर चैम्बर में। प्रेशर चैम्बर क्या होता है, जहां पे हम कुछ भी चीज डालते हैं तो वहां पे हम प्रेशर लगाते हैं। ठीक है ना, हमारे को क्या करना है, हमारे को इक्वली प्रेशर लगाना है इसके अराउंड, ताकि क्या हो सके, हम कंफाइनिंग प्रेशर को अचीव कर सके। कंफाइनिंग प्रेशर मतलब, कंफाइनिंग प्रेशर मींस टू से कि अगर हम सॉइल को फील्ड में देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी फील्ड में, ठीक है ना, यहीं पे देखते हैं, यहां पे मैंने ड्रॉ किया होगा कि अगर मैं किसी सॉइल को देखूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल, तो आप जानते हैं, मैंने ये अज्यूम किया कि एक ब्लॉक ले लिया, मैंने कोई सिलेंड्रिकल नहीं लिया, नॉर्मल ब्लॉक लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया, 3D में मैंने बनाया। तो आप एक चीज तो जानते हो कि सॉइल अगर जो कहीं पे भी रहेगी, फॉर एग्जांपल हमारे ग्राउंड के नीचे अगर जो हमारी सॉइल रहती है, तो आपको पता है कि साइड से जो हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर है वो तो लगेगा ही, है कि नहीं। वो तो कई सालों से लग रहा है, क्या वो अभी लग रहा है, नहीं, वो तो कई सालों से लग रहा है। तो जो साइड से प्रेशर लग रहा होगा, वो चाहे जितना भी प्रेशर हो, उस पे सॉइल कभी भी फेल नहीं करेगी। सॉइल फेल कब करती है, जब ऊपर से हम क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं। When we apply the load, तभी क्या करती है हमारी सॉइल, फेल करती है। जब इसकी परमिसिबल लिमिट से ऊपर चल जाए, यानी उसकी शेयर सन से ऊपर चला जाए, तब जाके हमारी सॉइल में क्या आता है, एक तरह का इंक्लाइन प्लेन जो है वो देखने को मिलता है। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। आपको मैंने बोला कि साइड से लगने वाला जो हमारा लेटरल प्रेशर है, जो हमारा सिग्मा एच है, दैट इज बीइंग नोन एज अ लेटरल प्रेशर। अब ये जो लेटरल प्रेशर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड है। ये जो हमारा सॉइल ब्लॉक है, दिस इज कन्फाइंड फ्रॉम द अदर सॉइल पार्टिकल्स। जो यहाँ के सॉइल पार्टिकल है वो इसको क्या करेंगे, एक तरह का कन्फाइन करेंगे। यानी मींस टू से अगर जो मैं बात करूं इस सॉइल सैंपल की, तो आपको ये चीज तो पता है कि सिग्मा एच है, और इस सिग्मा एच को ही हम क्या लिखते हैं, हम सिग्मा एच को ही लिखते हैं, और सिग्मा 3 समझ में आया, हम इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा 3। अब ये तीनों या 3D डायरेक्शन में देखूं तो तीनों डायरेक्शन से ये क्या लगता है, हमारी सॉइल पे लगता है। अब ये जो है ना, मुझे फील्ड में जनरेट करना है, ये जैसा भी है मुझे बिल्कुल ऐसा ही क्या करना है, ये फील्ड में है, मुझे क्या करना है, इसको लेबोरेटरी में भी सेम चीज करनी है। क्यों करनी है मुझे लेबोरेटरी में सेम चीज, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट करने जा रहा हूं, जो कि क्या है, लेबोरेटरी में किया गया टेस्ट है। क्या फाइंड आउट करने के लिए, उसकी शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने अभी क्या बोला था कि इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, एक प्रेशराइज सेल से हम इसको बंद कर देंगे। यानी ये मान लेते हैं एक प्रेशराइज सेल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ डाल रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, साइड से क्या लगेगा, इसमें प्रेशर लगेगा, वो ऊपर भी लगेगा, साइड में भी लगेगा। इसकी 3D हर डायरेक्शन में क्या लगेगा, सिग्मा 3 लगेगा। तो पता लग गया कि सिग्मा 3 हम कहां से लगा रहे हैं, किसकी हेल्प से लगा रहे हैं, एक प्रेशराइज सेल से। एक प्रेशराइज सेल में हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्फाइन कर रहे हैं, जो कि फील्ड में थी पहले से ही था, लेकिन अब जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, कन्फाइन कर रहे हैं, ताकि हम फील्ड की कंडीशन को लेबोरेटरी में भी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली हम इसको कर सके। एक तो क्लियर हो गया। तो पहला क्या हो गया, रबर मेम्ब्रेन, इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन हम यहां पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मैं भी बता दूंगा, या फिर आप इसका आंसर खुद भी बता सकते हो। समझ में आया, सॉइल सैंपल लिया, लेंथ और डाया तुमको पता है, तुमने इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन से इसको कवर अप कर दिया, एनक्लोज कर दिया, फिर प्रेशराइज चैम्बर में डाल दिया। अब क्या करोगे तुम, अभी तक तो कोई भी इस सिग्मा 3 की वजह से कोई भी फेलियर नहीं होगा ना, इस सॉइल सैंपल में सिग्मा 3 की वजह से कोई भी फेलियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस लगाओगे, यानी कोई प्रेशर लगाओगे, जो कि आपको पता है क्या, इट इज द सिग्मा डी, यू नो वेरी वेल। क्यों है सिग्मा डी, क्योंकि सिग्मा 3 तो ऑलरेडी लग रहा है ऊपर से, हमने क्या किया, सिग्मा डी भी ऐड कर दिया। तो सिग्मा डी जैसे ही आप ऐड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 मिल जाएगा, सिग्मा 1 मिल जाएगा।
इतनी चीज जो है वो पहले से आपको क्लियर है, इसको मैं बार बार रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। अब क्या करोगे तुम, अब तुम यहां पे क्या करोगे, यहां पे ऊपर लगता है हमारा डायल गेज, ऊपर क्या लगेगा, यहां पे एक डायल गेज लगेगा। डायल गेज में क्या करोगे तुम, और इंक्रीज करते जाओगे, सिग्मा डी को क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे 10 15 14 15 ऐसे बढ़ाते जाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक अब लोडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुमने लोडिंग की और तुम लोडिंग करते ही जाओगे। अरे एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे ये क्या करेगा, फेल करेगा। तो जैसे ही यहां पे लोडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां डायल गेज में आपको क्या दिख रही है, एक इस तरह से एरो दिख रहा है कि 1 2 3, मतलब ऐसे समझ लो 1 2 3 5 नहीं होता, लेकिन वो क्या कर रहे हो, तुम मूव कर रहे हो इसको, तो तुमने मूव किया, लेट अस अज्यूम कि तुमने उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, इसको अपना लोड बढ़ाते जा रहे हो, जैसे तुम लोड बढ़ा रहे हो तो अब वो यहां पे पहुंच गया, 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 ऐसे बढ़ाते 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 लोड आप इंक्रीज करते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा लोड यहां तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, किक बैक करेगा, यानी हमारा अब जो है लोड लेना वो एकदम से रिड्यूस कर दिया है, यानी जो आप लोड बढ़ा रहे थे अब जो वो लोड लेगा वो एकदम से क्या करेगा, जब वो फेल की कंडीशन में होगा ना, तो आपको पता है कि जो भी लोड होगा वो क्या करेगा, वो एकदम से लोड जो है उसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो सॉइल यहां पे क्या होगी, फेल हो गई, और हमारे को एक प्लेन देखने को मिलेगा, दैट इज बीइंग नोन एज अ फेलियर प्लेन। समझ में आया जो भी मैंने बताया आपको। तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक सॉइल सैंपल ले रहे हैं, इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अंदर की चीज बाहर ना आए, बाहर की चीज अंदर ना आए। क्लियर हो गया। कुछ ऐसी चीज लगाएंगे जिससे सिग्मा 3 लग जाएगा, और सिग्मा 3 लगने के बाद मैं डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से अप्लाई करूंगा। क्लियर हो गया जो भी मैंने बात बताई आपको, जो भी मैंने चीज बताई यहां पे समझ में आई आपको, ठीक है। और फिर क्या होता है यहां पे, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण क्या होता है, हम यहां से इसको या तो हम ड्रेन कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं, अनड्रेन कंडीशन के लिए लगा सकते हैं, या फिर हम ड्रेन कंडीशन के लिए लगा सकते हैं, और या फिर हम किसके लिए कर सकते हैं, अनड्रेन हो गया, ड्रेन हो गया। अच्छा जान लीजिए, जब मैं अनड्रेन और ड्रेन की बात करता हूं ना, तो ये अनड्रेन और ड्रेन हम तभी यूज करते हैं, कब यूज करते हैं हम इन दोनों को, जब हमारे को पता है कि शेयर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। जब शेयर डेवलप हो रहा होगा ना, तो उस केस में हम अनड्रेन और ड्रेन का इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमारा शेयर यहां पर अगर शेयर डेवलप नहीं होगा ना, तो इस केस में हम ड्रेन और अनड्रेन नहीं बोलेंगे। ये समझने की बात है कि शेयर जब तक क्या नहीं होगा, यहां पे शेयरिंग नहीं होगी ना, तब तक हम उसे अनड्रेन और ड्रेन नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना। कब बोलेंगे हम अनड्रेन और ड्रेन, जब हमारा शेयर हो रहा होगा। जब शेयर नहीं हो रहा होगा तो मैं क्या उसको अनड्रेन और ड्रेन बोलूंगा, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, अभी मैंने ये बस आपको जस्ट बताया है, अभी आप इसको सोचना मत कि मैंने ढंग से नहीं बनाया या फिर आपको समझ नहीं आया यहां पे। अगर अब समझ नहीं आया आपको, तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरा जो है ट्राइएक्सियल टेस्ट उसको बहुत अच्छे से यहां पे देखेंगे। बस मैं समरी पहले बता रहा हूं ताकि आपको क्या है पहले से बेस बन जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या हम आगे भी बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया इतनी सी बात जो मैंने बताई। अब आगे बढ़ते हैं। सैंपल की प्रिपरेशन की कैसे, द रेशियो ऑफ L/D ऑफ द सॉइल सैंपल इज 2:1। समझ में आया। सैंपल इज बीइंग एनक्लोज्ड इनसाइड द इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन। क्यों करते हैं, खुद जवाब दोगे आप। सेल में क्या होता है, सेल में हम माउंट करते हैं और एंड से हम क्या करते हैं, उसे सैचुरेट करते हैं। सैचुरेट करते क्यों है, बिकॉज हमको क्या करना है, कंफाइनिंग प्रेशर को अप्लाई करना है। क्या करना है, कंफाइनिंग प्रेशर को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, यानी सिग्मा 3 को मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, सिग्मा 3 को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाइंग द कंफाइनिंग प्रेशर यानी सिग्मा 3। पूरा सेल हम क्या करेंगे, वाटर या फिर कोई ऑयल होगा उससे हम फिल कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि सारी साइड से हमारे को प्रेशर लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा 3, और सिग्मा 3 को हम वहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि हम क्या स्टिमुलेट कर सके कि अर्थ प्रेशर को स्टिमुलेट कर सके। जो अर्थ में लगा हुआ प्रेशर है साइड से, उसको अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, यानी सिग्मा एच को मुझे स्टिमुलेट करना है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा, और पानी का इस्तेमाल करके सारी साइड से प्रेशर लगेगा हमारे किस पे, सॉइल सैंपल में। समझ में आया आपको जो मैंने बताया। फिर क्या करेंगे, हम एक्शियल लोडिंग करेंगे, यानी सिग्मा डी लगाएंगे। ऊपर से हम वर्टिकल यानी एक्शियल लोड को लगाते हैं, जिससे कि एक्शियल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना। इस सॉइल सैंपल इसे सॉइल सैंपल कंप्रेस होता है जब तक कि फेल नहीं होता है। जब तक हमारा फेल नहीं होगा तब तक हम सिग्मा 1 को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी सिग्मा डी को इंक्रीज करते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमने एक्शियल लोड ऊपर से लगाया है, जो भी उसकी डिफॉर्मेशन थी, पोर वाटर प्रेशर का अगर नेसेसरी होगा, उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे, और हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया आपको जो भी मैंने बताया। अच्छा, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट दिखता कैसे है, तो यहां पे देखो भाई ट्राइएक्सियल टेस्ट कैसे दिखता है। आपने क्या किया, एक सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, और यहां पे आपने क्या कर दिया, इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन का हमने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, यहां पे होते हैं 2 वेल्व, कौन कौन से, एक वेल्व तो ये हो गया, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट वेल्व, और दूसरा वेल्व क्या है, ये दूसरा वेल्व है, ठीक है ना, दूसरा वेल्व है। क्यों होते यूज अभी पता लग जाएगा। आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने देखा एक सॉइल सैंपल, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि जनरली जब हमारा फील्ड में कोई भी सॉइल है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल सैंपल, ये हमारे पास क्या है, एक सॉइल सैंपल है जो कि फील्ड में, या फिर ये जो यहां पे बना रखा है मैंने, इसी को देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं यहां से। जब मैं किसी सॉइल सैंपल को देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल सैंपल, तो इस सॉइल सैंपल में जनरली हो क्या रहा है, साइड से लगने वाला जो सिग्मा एच है वो क्या अभी से लग रहा है, नहीं ना, वो तो काफी टाइम से लग रहा है सिग्मा एच। तो इस सिग्मा एच को मुझे अगर रेप्लिकेट करना है फील्ड लेबोरेटरी में, तो मैं क्या करूंगा, एक सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, एक स्टैंड में मैंने क्या कर दिया, उसको रख दिया,
ठीक है, सॉइल सैंपल को रख दिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। 2 वेल्व होते हैं इसमें, क्यों होते हैं अभी लग जाएगा पता क्या करते हैं हम इन वेल्व्स का। अब यहाँ पे हमने वेल्व के अंदर रख दिया, वेल्व को सॉरी इस पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रख दिया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको इसके अंदर रख दिया, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। क्या डालेंगे इसके अंदर, हम पानी डालेंगे। अब पानी को जैसे ही हम अंदर डालेंगे ना, तो क्या होगा हमारे पास एक प्रेशराइज्ड, क्या होगा हमारे पास प्रेशराइज करने का हमारे पास एक पूरा क्या होगा सिस्टम होगा, जिससे कि हम पानी को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। क्या बोला मैंने अभी तक कि एक सॉइल सैंपल को हम एक ट्रायक्सियल सेल में रखेंगे जो कि पानी से भरा होगा, और इस पानी को यानी ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रेशराइज्ड हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, जिससे कि हम वाटर या फिर जो ऑयल है इसका प्रेशर को हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज किया जाता है और इंक्रीज करके क्या करते हैं, हम सिग्मा एच के बराबर यहाँ पे हम इसको प्रेशराइज करते हैं, ताकि साइड से लगने वाला जो प्रेशर है सिग्मा 3 वो सारी जगह से। अब पानी ही का इस्तेमाल क्यों किया हमने, बताओ पानी का इस्तेमाल क्यों किया, हम यहाँ पे कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। देखो पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे साइड में क्या है, सारी सॉइल है, सारी जगह से जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो सेम लग रहा है ना। तो सेम प्रेशर लगाने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल क्यों किया, बताओ मुझे। यस डेफिनेटली हमने इसलिए किया है क्योंकि जो इसके अंदर का सॉइल सैंपल है, हम नहीं चाहते कि वो बाहर का पानी जो है वो अंदर जाए, या फिर अंदर का पानी जो है वो बाहर जाए। इस तरह से नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है, जो पहले हमारा फील्ड में भी लग रहा था, उसी को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी अर्थ प्रेशर को स्टिमुलेट करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। और जो इम्पर्मिएबल रबर मेम्ब्रेन है, इम्पर्मिएबल मींस उसे अंदर बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करता है, समझ में आया। और ना ही ये क्या करेगा, इस पूरे सैंपल को डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसलिए हमारी जो यूनिवर्सल यूज करते हैं, वो यूनिवर्सली क्या यूज करते हैं, IRM का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिग्मा 3 लगाएंगे, यानी कन्फाइनिंग प्रेशर को हम क्या करेंगे, प्रेशर कंट्रोल का यहाँ पे नॉब होता है, या फिर क्या बोलते हैं, उसके द्वारा हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। और ये जो प्रेशर है, ये सैंपल को क्या करता है, चारों तरफ से, यानी ऑल राउंड ये क्या करता है, ऑल राउंड फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या है, यहां से प्रेशर को अप्लाई करता है, जो कि हमारा क्या है, फील्ड पे जो हमारा सॉइल है, या फिर सॉइल पे लगने वाला जो भी हमारा क्या है लेटरल अर्थ प्रेशर है, उसको स्टिमुलेट करता है। समझ में आया आपको जो मैंने यहां पे बताया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक रैंप होगा। अब वो ऊपर से क्या लगाएंगे, सिग्मा डी लगाएंगे। क्या करेंगे, हम एक सिग्मा डी लगाएंगे। क्या सिग्मा डी जो है, वो जो हमारा सिग्मा डी है बेसिकली वो क्या है, एक तरह का एडिशनल प्रेशर है। इट इज द एडिशनल प्रेशर जो हम ऊपर से लगा रहे हैं सॉइल सैंपल में, एडिशनल प्रेशर। अब जैसे ही मैंने एडिशनल प्रेशर लगाया, तो बताओ यहां पे क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या होगी यहां पे, बताओ। डेफिनेटली ये नॉब क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही आपने प्रेशर लगाया, यू नो वेरी वेल, ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। ये जो हमारा नॉब है, ये इस तरह से मूव करता रहेगा। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं प्रेशर को, ये क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम पे स्टॉप करेगा और किक बैक करके पीछे को आ जाएगा। यानी वहां पे क्या हो रहा है, हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, फिर एक पॉइंट पे यहां पे जैसे रुक जाएगा और फिर क्या करेगा, किक बैक करेगा पीछे को। तो यही क्या होता है, ये हमारा यूसीएस टेस्ट में भी होता है, वैसे ही सेम चीज क्या हो रही है, यहां पे भी हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों चीज। लेकिन हम इस केस में इसको क्या नहीं बोलेंगे, यहां पे हम क्या नहीं बोलेंगे इसको, मैंने आपको पहले बताया, जब तक कि हमारा शेयर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, हम उस केस में ड्रेन या अनड्रेन नहीं बोलेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है ना। तो जो भी मैंने यहां पे बताया, सिग्मा 3 को भी लगाया हमने, उससे क्या कर दिया हमने, सिग्मा 3 तो ऑलरेडी हमने पानी की वजह से लगा दिया, एक प्रेशराइज यूनिट की वजह से हमने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ताकि हम क्या कर सके, जो लेटरल अर्थ प्रेशर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है कंडीशन को अप्लाई कर सके। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही तुमने प्रेशर को यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर को आपने इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये सॉइल है, सॉइल में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। तो जैसे ही हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ, अगर ये दोनों वॉल्व, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट वॉल और जो सेकंड वॉल है, अगर ये फर्स्ट वॉल और सेकंड वॉल अगर जो ओपन होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ओपन होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिसिपेट आउट हो जाएगा। अगर आपको डिसिपेट आउट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, उन दोनों वेल्व को बंद रखोगे। क्लियर हो गया दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई, कि वेल्व को क्लोज रख के आप अनड्रेन कंडीशन को पहुंचोगे और वेल्व को खोल के आप ड्रेन कंडीशन में पहुंचोगे। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता रखी कि अनड्रेन और ड्रेन क्या होगा। सबसे पहली बात, हम तब यूज करेंगे जब हम ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस को इस्तेमाल करेंगे, जब हम क्या करेंगे ऊपर से जब हम क्या करेंगे, ये सॉइल क्या होगी, फेल होगी, तो उसी केस में हम अनड्रेन या फिर ड्रेन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, इतनी सी बात क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहली बात, अच्छा ये मत सोचना कि ये जो ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट है ना, ये काफी बड़ा है, तो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, आपको समझ में आया ट्रायक्सियल शेयर टेस्ट क्या है अभी तक, ठीक है।
तो डायग्राम से भी आपको पता लग गया कि कितना है, मतलब अभी बहुत सारी चीजें इसमें जो मैं ऐड ऑन करूंगा। इसको दोबारा से समझते हैं जो मैंने बताया। अच्छा, जो हम टेस्ट को शुरू करने के लिए क्या करते हैं, हम सैंपल को हम क्या करते हैं सेल में रखा जाता है, जो हमारा सेल है इसमें रखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं इस ट्रायक्सियल सेल के अंदर हम क्या करते हैं फ्लूइड डालते हैं, चाहे वो वाटर होगा चाहे वो ऑयल होगा। फिर उसको क्या करते हैं उसके प्रेशर को ग्रेजुअली क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अभी जो प्रेशर है सैंपल को क्या करता है चारों तरफ से ये प्रेशर लगाता है जो फील्ड में सॉइल पर क्या है लेटरल स्ट्रेस को स्टिमुलेट करता है ना। ये चीज तो आपको क्लियर है। अब टेस्ट जब हमारा शुरू करते हैं ना तो हम आपको पता है कि हम एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब ये कन्फाइनिंग प्रेशर हमारा क्या हो जाए सेट हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं तब हम क्या करते हैं ऊपर से रैंप में ट्रायक्सियल जो सॉरी हमारा जो रैंप है इसमें हम एक्सियल लोड को क्या करते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी 50 है, फिर 100 है, फिर 150 किलो न्यूटन है, ऐसे 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 हम आगे तक जाते हैं ताकि हम क्या करें यहां से हम इसको फेल भी कर सके। लेकिन हम इसको भी सेट करते हैं, ये जो हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर है इसको भी सेट करते हैं। जैसे कि पहले 10 था, फिर आपने 15 किया, ठीक है, आपने 50 किया, जितना भी आपको करना है धीरे धीरे हम क्या करते हैं इसको सेट करते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर को, ताकि जो है हमारा रिक्वायर्ड कन्फाइनिंग प्रेशर जो है उसको हम अचीव कर सके, जाके वो मिल जाए। जब हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर सेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं एक्सियल लोड को भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। और मशीन ये रैंप होती है, इस रैंप पे हम प्रेशर लगाते हैं ताकि स्पेसिमेन को हम क्या कर सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें स्पेसिमेन को क्या करना है फेल करना है, ठीक है ना। सिग्मा डी को हमने इस्तेमाल करना है। अब क्या होगा जनरली जैसे ये फेल करेगा ना ये एकदम पीक पे जाएगा, फिर पीक प्लेट्यू से एकदम से क्या करेगा लोड को एकदम से लो पीक लोड तक पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल ये पीक लोड है, फिर उसके बाद क्या करेगा ये किक बैक करेगा, और जैसे ही किक बैक करेगा आपको पता लग जाएगा सॉइल जो है हमारी क्या हो चुकी है फेल हो चुकी है। क्लियर हो गया। और उस पॉइंट पे हमको क्या करना है जो भी हमने यहाँ पे सेट किए थे सिग्मा 3 और दूसरा क्या है जो भी हमने सिग्मा डी किया था इन दोनों को एड अप करके सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू क्या करनी है रिकॉर्ड करनी है, ठीक है।